हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला प्लंकेट शील्ड का मैच। बहुत मुश्किल था। मैंने चैनल पे थोड़ा बहुत अपडेट दिया था। कोई प्लान नहीं था इस वीडियो को बनाने के लिए, मतलब करने तो वाला था, ये मैचेस के लिए ही ये चैनल है, लेकिन किसी भी तरीके से टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। अभी जाके 2 ढाई 3 घंटे के भीतर जितना मुझे मिला है मैंने सब कुछ तैयार करा है, और किसी भी तरीके से वीडियो मैं आपके सामने लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें मिस भी हो सकती हैं या फिर वो लिखा नहीं हो सकता है यहाँ पे, तो इसलिए वीडियो को पूरा सुनना है, ठीक है। मैं जितनी जल्दी हो सके वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। कल सुबह भी मुझे काम करने जाना है, तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है हेगली ओवल क्राइस्टचर्च में, ठीक है। दोनों टीम्स कौन कौन सी हैं? कैंटरबरी है और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है। कैंटरबरी का पिछला सीज़न जो था कमाल का गया था, हर फॉर्मेट में उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करा था। कुछ इंक्लूशंस करे थे उन्होंने अपने टीम में, और उसका रिजल्ट जो था उनकी तरफ से सर चढ़ के बोला था, ठीक है। हर फॉर्मेट में उन्होंने ये करके दिखाया हुआ था, और पिछले सीज़न के चैंपियन भी रहे थे इस फॉर्मेट में। सेंट्रल डिशेस की बात करें तो मिला जुला सा ही रहा था, थोड़ा सा डाउनवर्ड्स ही आप कह सकते हैं। बैटिंग को लेकर उनका जो इशू रहा है हिस्टोरिकली, वो पिछले सीजन में भी था और इस सीज़न में भी आप ये चीज़ उम्मीद रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि बॉलिंग बहुत बुरा हुआ है, लिमिटेड ओवर की मैं बात नहीं कर रहा इस फॉर्मेट में, लेकिन बैटिंग उस तरह से सपोर्टिव नहीं हो पाया है, इसीलिए बॉलिंग अच्छा होने के बावजूद भी, मतलब अच्छा भी नहीं कहूँगा, ठीक ठाक रहने के बावजूद भी वो उतना अच्छा रिजल्ट हासिल नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये ब्रीफ आइडिया है दोनों टीम्स के बारे में। आगे जब हम मैचेस के बारे में बातें करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में भी आ जाएगा। वेदर बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू वाली बात यहाँ पे नहीं है। जैसे मैंने बताया कि पिछले सीजन की चैंपियन रही है कैंटरबरी, और सिल्टर जिसने खत्म किया था, सिल्टर जिसने खत्म किया था 5वें स्थान पर। आखिरी 2 सीजनों में ये कुछ मैचेस हुए थे जिनमें से 2 मैच कैंटरबरी जीती है, एक हुआ है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के हाथ में, और 2 मैच टाई रहा है। कुछ मैचेस बारिश के चलते छोटे वगैरह भी हो गए थे, तो वो सब अलग बात है, वो सब बातें हम बाद में ही करते हैं। ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे भी ठीक ठाक रिकॉर्ड होल्ड कर रही है पिछले 2 एडिशंस में। ज़्यादा मैचेस नहीं हुए हैं इस ग्राउंड पे। 2 ग्राउंड्स होते हैं कैंटरबरी का जहाँ पर वो ये फॉर्मेट के मैचेस खेलते हैं। एक तो ये हो गया क्राइस्ट चर्च वाला, जहाँ पर इंटरनेशनल मैच भी होता है, क्योंकि धीरे ज़्यादा मैच इस फॉर्मेट में खेलने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन रैंगियोड़ा का एक और ग्राउंड होता है जहाँ पर वो खेलते हैं इस फॉर्मेट में बाकी मैचेस। ये कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं जहाँ से, जैसे मैंने आपको लास्ट जो मैच मैंने वीडियो कवर करा था कोयदे हसन ट्रॉफी का, मैंने बताया था कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, मतलब कुछ कंट्रीज़ में होता है जहाँ पर रन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पर ऐसा हालांकि आपको चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। कैप फ्लेचर 500 से भी नीचे रन है, लेकिन एवरेज लगभग 80 के आसपास है। काफ़ी बार नॉट आउट रह चुके हैं, और पिछले सीज़न में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं। मतलब स्पेशली मेरे अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो कैम फ्लेचर वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर रखते हैं मुझे। ऐसा कोई सीज़न नहीं जाता है जहाँ पर वो परफॉर्म नहीं करते हैं। उनको मौके नहीं मिलते हैं ज़्यादा, ठीक है, लिमिटेड ओवर में तो नहीं ही मिलते हैं। इवन 4 डे मैचेस भी ढंग से उनको मौका नहीं मिलता है, लेकिन किसी भी तरीके से आप इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, चाहे वो बैटिंग हो कीपिंग हो। जब भी मौका मिलता है अच्छा करते हैं। पिछले सीजन में जेन्युइनली उन्होंने ये काम मतलब प्रैक्टिकली करके भी दिखाया हुआ है। अभी भी हो सकता है काफ़ी लोग उनको अंडर एस्टिमेट करें, स्पेशली फैंटेसी में अगर मैं बात करूँ, लेकिन आपको आगे जब हम इनके बारे में बातें करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए ओवर द ईयर्स भी, और पिछले सीजन से ये थोड़ा ज़्यादा मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। इसके अलावा लियो कार्टर और टॉम लेथम ज़्यादा वो मैचेस खेले नहीं थे, लेकिन वहाँ पे भी उनका नाम आ चुका है। इसके अलावा भी केल मैकलोड वगैरह भी थे, लेकिन वो कम से कम इस मैच में तो अवेलेबल नहीं है। आगे अगर आएंगे तो बातें करेंगे। सेंट्रल की तरफ से आप देख सकते हैं बैटिंग में हालत काफ़ी ख़राब रहा है, ठीक है। डेन क्लीवर जो इनकी हाईएस्ट रन स्कोरर है, सिर्फ 37 का औसत है। सिर्फ मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्यों फॉर्मेट ही ऐसा है जहाँ से आप ज़्यादा रनों की उम्मीद रखते हैं हमेशा, और डॉग ब्रेसवेल उसके बाद। बॉलिंग पे आप देख सकते हैं कैंटरबरी के पास बहुत ही बढ़िया बॉलर्स है। यहाँ पर तो मैंने 3 बेस्ट बॉलर्स के नाम लिखे हैं। इसके अलावा भी जो बॉलर्स थे, जैसे कि एड नट्टल और भी काफ़ी सीन डेवी वगैरह थे, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कराया हुआ था। और जैसे कि अभी तक तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि 4 डे मैचेस में अगर आप सीज़न चैंपियन बनना चाहते हैं तो बैटिंग आपका ठीक ठाक हो तब भी चलेगा, अगर आपके पास बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप होती है तो, ठीक है। और कैंटरबरी के पास ये चीज़ रहा है। बॉलिंग वैसे सेंट्रल डिशेस का भी बुरा नहीं रहा है, लेकिन बैटिंग उस तरह से सही नहीं हो पाया है, बैलेंस नहीं आ पाई है टीम में। नहीं तो इनके पास भी रे टूल, ब्लेयर टिकनर, सेतरांस जैसे बॉलर्स रहे हैं। इनमें से ऑफकोर्स सेतरांस अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं, अगर आप चाहते देख सकते हैं। आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। मैं डिटेल में बताने की कोशिश नहीं कर रहा, ब्रीफली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो जो पॉइंट मुझे लगता है आपके सामने रखना ज़रूरी है वो समझाने की पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैच होता है नेल्सन में। नेल्सन मतलब सेंट्रल का घर है, तो 352 यहाँ पर बनाया था। करंट स्क्वाड मेंबर से आपको क्लेवर दिख जाएंगे। मैट हेनरी 4 विकेट्स, विलियम्स
अ, दोनों टीम ने अपने अपने जो इनिंग्स रहे हैं, पहला इनिंग्स सेंट्रल कैंटरबरी का और दूसरा इनिंग्स सेंट्रल डिशीज का उन्होंने यहाँ पर फॉरफिट कर दिया था। कैंटरबरी 207 पर निपट गई थी, जहाँ पर निकोस के कुछ रन हैं। बॉलिंग में आपको सेतराज दिख जाते हैं, ब्रेसवेल दिख जाते हैं, जिन्होंने लीड करा था। और सेंट्रल डिशीज यही एक मैच था 3 साल पहले जो मैच उन्होंने जीत हासिल करा था। उसके बाद रैंकियोरा में मैच हुआ, जो कैंटरबरी का घर होता है। ये मतलब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि क्राइस्ट चर्च के बाहर भी जो ग्राउंड होता है उनका होम ग्राउंड वहाँ पे। तो सेंट्रल चीज़ यहाँ पर भी उनकी बैटिंग बहुत अच्छी नहीं रही। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा टोटल नहीं बना था, ठीक ठाक टोटल था, शायद 400 के आसपास रन वो बना सकते थे, लेकिन ठीक ठाक, मैं कहूँगा बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। लेकिन बॉलिंग यहाँ पर अच्छी रही थी, जिसको लीड करा था रांस ने। उसके बाद देखिए बैटिंग उतना अच्छा नहीं रहा, जहाँ पर आपको करंट स्क्वाड मेंबर्स में से ब्रूस वापस से यहाँ पर क्लेवर दिख जाते हैं। हेनरी वापस से देखिए 5 विकेट ऊपर भी था, यहाँ पर भी है। इसके अलावा भी कोई बॉलर से इन्होंने विकेट निकाला। कैंटरबरी की बैटिंग उसी रेंज में रह रही है, उतना ज़्यादा नहीं। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से फ्लेचर शिपली करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, खिलाया जाता है या नहीं देखना पड़ेगा। और मैककॉन्ची रांस यहाँ पर फिर से लीड कर रहे हैं ब्रेसवेल के साथ। सेंट्रल डिशेस की बैटिंग वापस से और भी ख़राब रही। इस बार भी क्लेवर, लेकिन इस बार वर्कर थे, वर्कर अवेलेबल नहीं है। पता नहीं इस बार इस सीज़न में स्क्वाड में भी है या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अभी के लिए तो मैच में नहीं है, जो हमारे लिए मेन पॉइंट है। स्पिनर्स ने यहाँ पर लीड करा था, जो कि रैंगोरा में आपको देखने में मिल भी जाता है। बाकी ये कुछ बॉलर से जिन्होंने विकेट निकाला था। कैंटरबरी की बैटिंग वापस से उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन 208 का टारगेट था जिन्होंने चेस कर लिया। लियो कार्टर, इसके अलावा ब्रेसवेल आपको फिर से दिख जाते हैं, और मैककॉन ने यहाँ पर विकेट निकाला था। तो दो मैच में एक चीज़ जो कॉमन हो रहा है कि कैंटरबरी की बैटिंग अभी तक अच्छी नहीं रही है। ठीक है, कुछ कॉमन प्लेयर्स को भी हमने नोटिस करा है, वो हमारे लिए ऑफकोर्स इंपॉर्टेंस ज़्यादा रख रहे हैं। अगला मैच वापस से हम आ गए नेल्सन पे। सेंट्रल्स की बैटिंग फिर से देखिए उतना अच्छा नहीं रहा। इस बार हेनरी तो है ही, साथ में सीट ने हिट करा। कैंटरबरी की बैटिंग वापस से खराब। नोटिस करो, देखो आपने ऊपर भी ऐसा ही चीज़ देखा था। 3 प्लेयर्स थे कैंटरबरी की तरफ से, उनमें से जिसका हाईएस्ट रन्स और हाईएस्ट एवरेज था, उन्होंने काफ़ी मैच में वो नॉट आउट रहे थे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है। सेंट्रल्स की बैटिंग तो बुरी है ही, कैंटरबरी का बैटिंग भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, अनलेस कि कुछ प्लेयर्स रहे जिनके बारे में हम आगे डिस्कवर करेंगे। लेकिन बॉलिंग जो है कैंटरबरी का बेटर रहा है दैन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। अगर कैंटरबरी 10 रन पर निपट रही है, तो वो इतना अच्छा बॉलिंग तो रख रहे हैं कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को 7 रन या 6 रन पर निपटा दें। अच्छा, तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म करा था। बाकी रांस तो थे ही, ये कुछ बॉलर्स थे, रे टूल वगैरह। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर इतना स्कोर उन्होंने बनाया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं था। स्मूलियन और ब्रैड स्मिथ करंट स्क्वाड मेंबर्स से आपको दिख जाएंगे। हेनरी वापस से, विलियम्स वापस से, शीट और ये कुछ प्लेयर्स थे, और यहाँ पर मैच हो गया था टाई। चौथा मैच और पहला मैच, और पिछले सीजन का ये मैच था, ये मैच हमारे ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे क्योंकि ये लास्ट मैच है जब ये दोनों टीमें इसी पर्टिकुलर ग्राउंड पर खेली गई है। ठीक है, और क्योंकि पिछले सीजन का ही मैच है तो काफ़ी सिमिलरिटीज आपको देखने को मिल जाती है। तो देखो क्या होगा था। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने बनाया था 149। ठीक है, उसी रेंज में स्कोर बन रहा है इस बार, और भी कम। किसने लीड किया? सीन डेवी, जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। बाकी विलियम्स, नट्टल, ये तो कंसिस्टेंट है ही। ब्रेसवेल नहीं, कुछ हद तक रन यहाँ पर बना था। कैंटरबरी की बैटिंग भी बहुत अच्छी नहीं रही। मैककॉन्ची, फ्लेचर कंसिस्टेंटली यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। बॉवेस के कुछ रन थे। ब्लेयर टिग्नर और ब्रेसवेल यहाँ पर रहे हैं। रांस नहीं आए, रांस यहाँ पर नहीं खेले थे, उसके जगह पर ब्लेयर टिग्नर। बाकी ब्रेसवेल तो कंसिस्टेंट है ही। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग यहाँ पर भी अच्छी नहीं रही। फिर से देखिए क्लेवर, लगातार मेरे ख्याल से मैचेस में इनका नाम आ रहा है। ग्रेग हे का नाम आया है। बॉलिंग पे सीन डेवी यहाँ पर भी थे। शीट का नाम आया है, वैन वोकम का। और कैंटरबरी ने यहाँ पर इजीली चेस कर लिया था 39 रन के टारगेट को। तो यही लास्ट मैच है जो इस ग्राउंड पे हुआ है। और पहले मैच के पहले इनिंग्स के बाद से लगातार सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग खराब हो रही है। कैंटरबरी की बैटिंग भी खराब हुई है, लेकिन इतना रन तो वो बना ही रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द मैच वो जीत सकें। ठीक है, जो चीज़ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हो नहीं रहा है। लेकिन एक और चीज़ जो नोटिस कर पा रहे हैं कि कैंटरबरी की बैटिंग अभी तक इस फिक्चर में अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, और इसी रीज़न की वजह से उनको एक मैच हारना भी पड़ा था, लेकिन उसके बाद से वो मैचेस में कंट्रोल कर रहे हैं अपनी बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके। लास्ट जो मैच हुआ था, जो हुआ था नेपियर में, जो कि सेंट्रल जिसका ही घर होता है। इस बार ब्रैड स्मिथ ने 100 मारा था, जिस ग्राउंड पे जो ये हमेशा ही अच्छा करते हैं, आगे आपको पता चल भी जाएगा, इनका घर होता है। विलियम्स, नट्टल, हेनरी, फिर से वही नाम आ रहे हैं, और शीट का भी बीच में परफॉर्मेंस आ रहा है। मतलब जो दो पेसर खेल रहे हैं, हेनरी और विलियम्स, तो कंसिस्टेंट है ही। इसके अलावा भी कभी सीट डेवी आ रहे हैं, कभी नट्टल आ रहे हैं, कभी सीट आ रहे हैं। किसी भी पेसर को आप यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। सभी ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट करके रखा हुआ है, जो मेन बताने की बात है। कैंटरबरी की बैटिंग यहाँ पर कंपैरेटिवली बेटर रही थी, लेकिन अगर आप फिर से देखेंगे तो देखिए सभी ने कंट्रीब्यूट करा, लेकिन ज़्यादा स्कोर नहीं बनाया। करंट स्कोर मेंबर्स में से आपको निकोल्स दिख जाते हैं, मैककॉन्ची और फ्लेचर फिर से।
चेम्बरलेन नाम के एक यंग प्लेयर रहे हैं जो पिछले सीजन में कुछ मैचेस में उन्होंने खेला था। उन्होंने यहाँ पर 100 मारा था और ये कैंटरबरी की तरफ से, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो पहला कोई बंदा रहा है जो इस फिक्चर में 100 मार रहा है आखिरी, अगर हम 4-5 मैचों की बात करें तो। सेंट्रल की तरफ से यहाँ हमें बैट्समैन देखने को मिले थे और इसके पहले भी मेरे ख्याल से कोई बल्लेबाज था, लेकिन कैंटरबरी की तरफ से ये एक पहले बैट्समैन आए थे जिसके बदौलत यहाँ पर कैंटरबरी की बैटिंग भी अच्छी लगने लगी थी। अगर हम इनके रन को हटा दें तो कैंटरबरी की बैटिंग उसी रेंज में चल रही है जहाँ पर पिछले मैच में भी हमने चलते हुए देखा था। टिकनर यहाँ पर आए हैं बाकी रे टूल वगैरह के विकेट से। सेंट्रल डिसीज ने यहाँ पर अच्छी बैटिंग करी थी। स्मिथ लगातार दूसरे इनिंग्स में रन बनाया था। क्लेवर फिर से देखिए यहाँ पर इनका नाम आ रहा है, हे का नाम आ रहा है। ये कुछ थे बाकी, ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट वगैरह निकाला था। ब्रैड स्मिथ का काफ़ी यहाँ पर नाम आया है, पिछले 2 इनिंग्स में उन्होंने रन बनाया हुआ है। और जी हाँ, यहाँ पर भी एक रन उनके खाते में था नेल्सन में जो मैच हुआ था। ठीक है, तो आखिरी मैच पर उन्होंने रन बना के रखा हुआ है। इसके अलावा एक आध मैच में ग्रेग हे का चला है, मतलब एक आध इनिंग्स में ग्रेग हे का चला है। और ज़्यादा हमें कंसिस्टेंटली देखने को नहीं मिला है। एक प्लेयर लेकिन कंसिस्टेंट है सेंट्रल की तरफ से, वो है डेन क्लीवर। मैं यहाँ पर समराइज़ नहीं करवा रहा हूँ लेकिन आई होप आपने देख लिया होगा। यहाँ पर ज़्यादा कुछ इधर उधर बताने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। कैंटरबरी की तरफ से मैककॉन्ची और कैम फ्लेचर का नाम ज़्यादा आया है बैटिंग से। इसके अलावा एक आध इनिंग्स में कोई एक आध बल्लेबाज आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन बॉलिंग ज़्यादा कंसिस्टेंट हमें देखने को मिली है। डॉग ब्रेसवेल और ब्लेयर टिगनर स्पेशली रिसेंट मैचेस में ज़्यादा आए हैं सेंट्रल की तरफ से, और कैंटरबरी की तरफ से हेनरी विलियम्स, और इसके अलावा भी जो भी खेल रहे हैं, चाहे वो फ्रेजर सीट हो, चाहे वो नट्टल हो, चाहे वो जो भी हो, वो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। समराइजेशन मैं नहीं करवा रहा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये तो हो गई हेड टू हेड की बात है। अभी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं ग्राउंड से भी हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पिछले सीज़न के मैंने आपको बताया 2 मैचेस हैं और उसके पहले वाले सीज़न के 1 मैच है, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो, वेलिंगटन बनाम कैंटरबरी का मैच था। वेलिंगटन पिछले सीज़न की काफ़ी ख़राब टीम रही थी, आपको पता ही होगा, स्पेशली 4 डे मैचेस में, स्पेशली डेवॉन कॉनवे वगैरह के जाने के बाद से तो काफ़ी ख़राब हाल था उनका। तो उसी रेंज का मैच है। तो क्या हुआ था यहाँ पर, जैसा आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, एक इनिंग्स बैटिंग करा था उन्होंने और निपटा दिया था वेलिंगटन को 2 इनिंग्स में बॉलिंग करके। शीट, नट्टल, विलियम्स, बैटिंग से डैरन मिचेल जो अवेलेबल नहीं है। कैम फ्लेचर आप नोटिस कर सकते हैं, बार बार इनका नाम आ रहा है। लियो कार्टर और टॉम लेथम इन्होंने कंट्रीब्यूट करते हैं। पेसर्स का ही है, आप देख सकते हैं पहले से ही पेसर, दूसरे में भी पेसर, यहाँ पर भी विलियम्स, नट्टल और मिचेल जो भी पेसर हैं, सीट यही है। तो पेसर्स का ही अपर हैंड है। और बैटिंग से जो नाम हमने ऊपर देखे थे, कैम फ्लेचर वहाँ से रिपीट होते आ रहे हैं, ऐड हुए हैं लेथम और कार्टर, ठीक है। दूसरा मैच देखते हैं, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बनाम कैंटरबरी का जो हेड टू हेड आपने देखा था, तो वो मैच में हमने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से देखा था ब्रेसवेल को, यहाँ से नट्टल, विलियम्स, सीट वापस से रिपीट हो रहे हैं और यहाँ से फ्लेचर वापस से रिपीट हो रहे हैं मैककॉन्ची के साथ। टिकनर, ब्रेसवेल, क्लार्कसन का यहाँ पर परफॉर्मेंस था। क्लेवर की बैटिंग, हे की बैटिंग, सीट और वैन वोकम मेरे ख्याल से एक लेग स्पिनर है, नहीं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है वैन वॉकम, लेकिन लेग स्पिनर्स जो होते हैं, कुछ कुछ लेग स्पिनर को मैंने डे 3 के एंड में जाते जाते या डे 4 में जाते जाते कुछ विकेट्स लेते हुए देखा है। बहुत ज़्यादा इफेक्ट शायद नहीं होगा, एक ही इनिंग्स का मामला है, इसलिए ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बताया है, तो यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपने देखा था कि ये हुआ था पिछले सीजन का दूसरा मैच जो कैंटरबरी ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में ही खेला था, ये कुछ प्लेयर्स थे जो आपने नोटिस कर लिया होगा आई होप। और सेकेंड लास्ट सीजन का जो एकमात्र मैच हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ था अगर हम नोटिस करेंगे तो हमें फिर से देखने को मिलेंगे फ्लेचर, मैककॉन्ची, विलियम्स की बैटिंग, निकोल्स का 100। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का साथ मैच हुआ था, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था यहाँ पर। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट लेकिन काफ़ी अच्छी टीम होती है इस फॉर्मेट में, स्पेशली उनके पास जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, चाहे वो केन विलियमसन से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो इससे ही बड़े बड़े नाम हैं, तो वो जब अवेलेबल होते हैं तो वो टीम कुछ अलग लेवल पे दिखने लगती है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा करा था, लेकिन ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था। बाकी ओवरऑल पेसर्स का ही अपर हैंड है पूरे मैच में, यहाँ पर स्पिनर्स का कोई रोल नहीं है जो आप नोटिस कर सकते हैं। तो स्पिनर्स को लेके हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर भी हमने यही चीज़ देखा है हेड टू हेड में, यहाँ पर भी वही चीज़ है। कुछ टीमें होती हैं जैसे कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वगैरह, वो अच्छा टीम होते हैं। ऑकलैंड के भी पास कुछ प्लेयर्स होते हैं, अगर वो अवेलेबल हो तो वो भी अच्छा टीम होते हैं 4 मैचेस में। बाकी कैंटरबरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि फिर से आपको कोई ज़्यादा कोई कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। 2 इनिंग्स पक्का बैटिंग करने वाली है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, ये आपको पकड़ कर चलना है। कैंटरबरी की भी पास पॉसिबिलिटी है कि वो 2 इनिंग्स बैटिंग करें, अगर हम हेड टू हेड की बात माने तो। पेसिंग बॉलिंग हैवी टीम आप बना सकते हैं।
कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए बॉलिंग ऑलराउंडर, पेसर ऑलराउंडर टाइप के प्लेयर्स जो हैं आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। कुछ प्लेयर्स के नाम हमने देखे हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे। बहुत ज़्यादा अलग हट के कुछ नहीं है यहाँ पर बताने लायक, और बहुत हट के अलग हट के कुछ नए प्लेयर्स का भी इंक्लूजन नहीं हुआ है। तो जो जो प्लेयर्स और जो जो नाम हमने ऊपर देखे हैं उन्हीं के बेसिस पर हम इजीली, मुझे लगता है, इस मैच की स्मॉल लीग की टीम बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे हम कैसे कंक्लूजन पे आते हैं। समराइजन नहीं कर पा रहा कुछ, उतना टाइम भी मुझे नहीं मिला है। अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हैं। दो और मैचेस की अगर मैं बात करूं जो थर्ड लास्ट सीजन में हुआ था, तो वहाँ पर भी ऐसा ही कहानी था। कैंटरबरी ने डोमिनेट करा था। फिर से कैम फ्लेचर और मैककॉन्ची करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको दिख जाते हैं। बॉलिंग पे मैट हेनरी, एड नट्टल, विल विलियम्स, तीन मेजर परफॉर्मर। इसके अलावा भी कोई एक आध इनिंग्स में कोई एक आध बॉलर आ सकता है, यही चीज़ रहा है। ठीक है, प्लेइंग इलेवन की बात कर लेते हैं डायरेक्टली आके। तो कैंटरबरी की तरफ से टॉम लेथम और फ्लेचर दोनों कीपर होंगे। मोस्ट प्रोबेबली फ्लेचर ही कीपिंग करेंगे इनकी तरफ से। देखना पड़ेगा कौन कीपिंग कर रहे हैं। जो भी कीपिंग करेंगे इनका मतलब वेट ज़्यादा हो जाएगा। लेथम तो वैसे भी डिफ़ॉल्ट पिक हो जाते हैं एक्सपीरियंस के मामले में, नाम के बेसिस पे भी स्मॉल लीग में आप ले ही लेंगे इनको। और फ्लेचर का परफॉर्मेंस आपने देखा ही है, और कीपिंग भी करते हैं तब तो और भी ज़्यादा प्रायोरिटी ये रखेंगे। उसके बाद चैट बॉबीज हैं। इस फॉर्मेट में उतना कंसिस्टेंट नज़र नहीं आते हैं ये। कुछ मैचों में कुछ इनिंग्स में रन उन्होंने ज़रूर बनाया हुआ है, लेकिन उतना कंसिस्टेंट ये ऑफकोर्स नहीं है। और अब मेरे ख्याल से अगर आप सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को लेने जाएंगे तो बॉबीज को ले पाना थोड़ा मुश्किल ही होगा। उसके बाद निकोल्स हैं, जिनको आप कभी भी इस डोमेस्टिक सर्किट में अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। डोमेस्टिक में हमेशा ही निकोल्स एक जायंट माने जाते हैं, और ये ओवर द सीज़न, अगर आप नहीं पता है अभी तक, आपको जो पता था हो जाना चाहिए अगर आप हमारे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता चल भी जाएगा। उसके बाद लियो कार्टर है। लियो कार्टर के बारे में जब रेंग्योरा में मैचेस होंगे ना, तब बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ मैचों में ज़रूर उन्होंने बनाया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता आप उनका ज़्यादा कोई स्पेस मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद मैककॉन्ची बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इनकी बॉलिंग के बारे में आप यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रख सकते, लेकिन बैटिंग इनका यहाँ पर काम पे आता है। पिछले सीज़न में थोड़ा डाउनवर्ड्स गया था इनका परफॉर्मेंस, लेकिन कभी भी अंडर एस्टिमेट करने वाले प्लेयर ये नहीं है। और अभी तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी ब्रिंग कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स टीम में अपने होने चाहिए। कि फ्लेचर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या मैंने बताया है। बॉलिंग पे दो बॉलर्स हमारी टीम में ज़रूर से होंगे, मैट हेनरी और विल विलियम्स। ठीक है, इसके अलावा थर्ड ऑप्शन मैं नट्टल का ज़्यादा कहता, लेकिन फ्रेजर सीट जब मतलब कंसिस्टेंट विकेट टेकर ये भी हैं, लेकिन इनके पास बंचेस में विकेट लेने की एबिलिटी है। नट्टल क्या है कि दोनों इनिंग्स मिलाकर दो दो करके विकेट ले लेंगे, लेकिन अगर फ्रेजर सीट अपने पे आ गए तो ये एक इनिंग्स में ही 5 विकेट लेने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बैटिंग क्वेश्चन ये आपको ज़्यादा देंगे। और बेंच पे हेनरी सिपली हैं, ये बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। बॉलिंग को लेकर आप ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि जो मेन बॉलर्स होंगे जैसे कि हेनरी, विलियम्स, नट्टल, इनको ज़्यादा ओवर्स मिलेगा। और अगर 5 पेसर खिलाती है टीम, जिसके चांसेस थोड़े से कम ही नज़र आते हैं मुझे, तब तो और भी इनके ओवर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, नहीं तो ये बैटिंग क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। तो हमारे लिए स्मॉल लीग में जो प्लेयर्स होंगे, लेथम होंगे, निकोल्स, मैककॉन्ची, फ्लेचर, हेनरी, विलियम्स, तो ये 6 तो हो गए। सातवां प्लेयर आप सिट और नट्टल में से किसी एक को ले सकते हैं। अगर आपको बॉलर देखना है और बैटिंग देखना है तो शायद बॉवेस के साथ लोग जा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा कि बॉलिंग ऑलराउंडर या बॉलर के साथ जाए तो बेटर। यहाँ पर बात करते हैं सेंटर की तरफ से। देखिए, एक चीज़ याद रखना कि 2 बार इनको बैटिंग करनी है। ठीक है, तो अगर कोई सेफ बैट्समैन आपको दिखा होगा, जिनका कोई रिकॉर्ड वगैरह कुछ दिखा होगा, तो आप उनको ले सकते हैं, क्योंकि एक इनिंग्स में नहीं तो दूसरे वो चल सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो प्लेयर आपकी टीम में आ गए होंगे वो हैं डेन क्लीवर और यहाँ से ब्लेयर टिग्नर। ये दोनों आपकी टीम में ज़रूर से आए होंगे। बाकी प्लेयर्स की अगर मैं बारे में बताऊँ आपको, स्मिथ पिछले एडिशन के दोनों ही इनिंग्स में लास्ट जो मैच उन्होंने खेला था रन बनाया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा कुछ कर देंगे, ये मैं आपसे नहीं कह रहा, लेकिन कुछ तो है जो इनके सपोर्ट में है, बाकी प्लेयर्स के सपोर्ट में नहीं है। टॉम ब्रूस बड़े प्लेयर हैं, परसेंटेज प्लेयर होंगे, ज़्यादा कोई रिकॉर्ड इनका भी नहीं है, ले सकते हैं आप इनको। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बिल्कुल अगर आप परसेंटेज देख के जाना चाहते हैं इनके साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस प्लेयर को आपको लेना होगा वो है डॉग ब्रेसवेल। अच्छा, जो 3 मेन प्लेयर्स हैं जिनको हमें छोड़ना नहीं है, उनमें डॉग ब्रेसवेल भी आते हैं। टेन क्लीवर, डॉग ब्रिस्वेल और प्लेयर टेक्नर, ये 3 आते हैं। इसके साथ हमें 1 या 2 प्लेयर ऐड करने हैं। तो यहाँ पर ये दोनों बैट्समैन हैं। ग्रेग हे भी ऑप्शन है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहूँगा ज़्यादा, स्पेशली कैंटरबरी के बॉलिंग के सामने। तो इन दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हैं। जिस प्लेयर के ऊपर मैं ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देने की सजेशन दूंगा वो है जॉस क्लार्कसन। ये भी पर्सनल फेवरेट में से मेरे आते हैं। पिछले सीजन में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करा हुआ था इन्होंने, स्पेशली 50 ओवर टूर्नामेंट में तो कमाल का परफॉर्मेंस इनका रहा था।
बैटिंग बॉलिंग हर तरफ से, और काफ़ी मैच्योरिटी दिखा रहे हैं धीरे धीरे। न्यूजीलैंड ए के होकर भी मौका मिला है, परफॉर्म करा है इन्होंने। तो ये एक ट्रायबल एंड ट्रस्टेबल प्लेयर्स में से हैं। और बॉलिंग पे अगर आपको एकदम हार्डकोर बॉलर अक्सर कोई देखना है तो वो है रे टूल। पिछले एडिशन में बहुत ही बढ़िया बॉलिंग उन्होंने कराई हुई थी। थोड़ा सा बैटिंग भी कर लेते हैं, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बॉलिंग क्योंकि देखिए कैंटरबरी की बैटिंग भी अच्छी नहीं रही है, तो एक्स्ट्रा बॉलर आप ले ही सकते हैं, तो रे टूल का ऑप्शन आता है। तो डेन क्लीवर, डॉग ब्रेसवेल, ब्लेयर टिकनर के साथ क्लार्कसन, रे टूल, इन दोनों में से कोई एक, या पॉसिबल हो तो दोनों को ही। और अगर आप बैटिंग में से ऑप्शन देखना है तो स्मिथ और ब्रूस में से आप किसी को ले सकते हैं। बेंच पे जोई फील्ड का ऑप्शन होगा, जिन्होंने भी पिछले एडिशन में काफ़ी बढ़िया बॉलिंग करा हुआ था। हालांकि इस फॉर्मेट में अभी तक उतना खास कुछ मैंने इनको करते हुए नहीं देखा है। देखना पड़ेगा टीम को किसके जगह पर खिलाती है, अगर खिलाती है तो। कैप्टन हास्कटन चॉइस की बात करें तो ब्रूस और ब्रेसवेल के साथ लोग जा सकते हैं। ब्रेसवेल परसेंटेज कैप्टन हास्कटन में से होंगे, क्योंकि ऑलराउंडर हैं, क्योंकि और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत ब्रिंग कर रहे हैं ये, इसलिए। उसके बाद डेन क्लीवर, जॉस क्लार्कसन, रिस्क लेना है तो टूल और हे स्मिथ में से कोई एक, बैट्समैन में से अगर आपको देखना है तो। कैंटरबरी की तरफ से लेथम, मैककॉन्ची परसेंटेज कैप्टन है इस मोमेंट पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। लिकॉस और हेनरी उसके बाद, और फ्लेचर, विल विलियम, सीट, ये सारे ही ऑप्शंस में आते हैं। रीज़न आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा। तो यहाँ पे मुझे बहुत कुछ करना था, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं बच रहा, स्कोप नहीं बच रहा। देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बताता हूँ, जो जो प्लेयर्स को मैं नहीं छोड़ना चाहूँगा, फ्लेचर, निकोस, मैककॉन्ची, विलियम्स, हेनरी, नट्टल आपके लिए ऑप्शनल है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि नट्टल आपको कंसिस्टेंटली पॉइंट देके जाएंगे, ठीक है। शीट और नटल में से एक, शीट के बाद मैंने बताया कि बंच से विकेट लेने की एबिलिटी है। और अगर आपको दोनों में से एक अगर आप छोड़ पा रहे हो, तभी जाके आप यहाँ पे ले सकते हैं टिकनर को, ठीक है, जो एकमात्र बॉलर यहाँ पे आए हैं सेल्टिक्स की तरफ से, उनको। अगर हम 3 कीपर लेने जाते हैं तो ऑफकोर्स हमारे पास ऑलराउंडर में, जिसके जैसे कि हम क्लार्कसन को ले पाते, उनका ऑप्शन नहीं बच रहा है, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। बैटिंग सेक्शन में हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, बॉवेस का है, हे का है, स्मिथ का है, और लियो कार्टर है। अगर हम यहाँ पर टिकनर को लेते हैं, अगर आप नट्टल को लेते हैं तो सेंट्रल डिचेस के ही बैट्समैन आपको लेने पड़ेंगे, स्मिथ और हे में से कोई एक, ठीक है। लेकिन मैं सजेशन यही करूँगा कि बॉलर रखो, ऐसी बात नहीं है कि बॉलर नहीं रखना है, उनका भी ऑल आउट होने के चांसेस बराबर के हैं कैंटरबरी के। तो बॉलर रखो, बॉलर ना रखने की कोई वजह नहीं है। तो टिकनर को लेके आप यहाँ पर एक्स्ट्रा बैट्समैन ले सकते हो, जैसे कि समझ लीजिए आप बॉयज़ को ही ले रहे हो परसेंटेज देख के, या फिर यहाँ पे आप लियो कार्टर के साथ भी जा सकते हो, जो भी पिछले एडिशन में काफ़ी अच्छा करके आए हैं और इस फॉर्मेट में भी काफ़ी अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी बुरा नहीं है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेफ प्लेयर जो है क्लार्कसन, जिनको मैं छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन स्पेस नहीं मिल रहा मुझे, और नट्टल या शीट में से जो एक पोजीशन मैंने आपको बताया वो। रिस्क अगर आप लेना चाहते हो तो लेथम को ड्रॉप कर सकते हो, और सेफ रहना चाहते हो तो फ्लेचर को ड्रॉप करके भी आप चल सकते हो। लेकिन नोटिस करना कि कीपिंग कौन कर रहा है। अगर फ्लेचर कीपिंग कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप उनको छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड्स इनके अच्छे हैं, मोमेंटम रहा है पिछले सीजन में। अभी पता नहीं है, देखिए एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा कि इस पूरे मैच में कौन सा प्लेयर किस फॉर्म से गुजर रहा है हमें पता नहीं है। कॉलेज लेवल क्रिकेट, यूनिवर्सिटी लेवल क्रिकेट से आप इस लेवल में क्रिकेट की कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो वो एक बात है। तो देखना पड़ेगा बाकी हम किस तरह से यहाँ पर मैनेज कर पाते हैं। इस तरह से मेरा इनिशियल स्ट्रक्चर बन रहा है। बाकी ब्रूस के जगह पर स्मिथ थोड़ा बहुत चांस लेके अगर आप कर सकते हो तो वो भी एक पॉसिबिलिटी होगी, जो भी मुझे नहीं लगता बुरा हो सकता है। कैप्टन हास्कटन चॉइस की बात करें तो लोग जा रहे हैं मैककॉन्ची के साथ, आप भी जा सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा पेसर हेवी किसी ऑप्शन के साथ देखना है तो डॉगी यहाँ पर अच्छे ऑप्शन है। डॉगी ब्रेसवेल जिनका नाम है, डॉग ब्रेसवेल जो भी आप कह लो, तो ये एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। एक प्रॉपर ऑलराउंडर भी है, दोनों तरफ से पॉइंट भी आपको दे देंगे। मैट हेनरी डिसेंट से डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं। तो डॉग ब्रेसवेल, हेनरी लॉजिकली सही ऑप्शन होंगे। परसेंटेज देख के जाना चाहते हो, मैककॉन्ची अच्छे ऑप्शन है, ये भी बैटिंग से अच्छा कर रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड्स इनके अच्छे हैं। बाकी मोमेंटम या और फॉर्म किस तरह का होगा वो देखना पड़ेगा। कुछ अलग हट के ही रिस्क लेना है तो आप यहाँ पे कैम फ्लेचर के साथ जा सकते हो। ये दोनों विकेट कीपर का कॉम्बिनेशन भी सही है, और यहाँ पे दोनों बॉलिंग ऑप्शन भी यहाँ पे अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। सेफ होगा मुझे लगता है ब्रेसवेल हेनरी का कॉम्बिनेशन अगर आप ट्राई करोगे तो। और रिस्क लेना है तो यहाँ पर फ्लेचर और क्लेवर का ऑप्शन, और बिल्कुल परसेंटेज देख के जाना है तो मैककॉन्ची, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस मैच की फाइनल स्कोर लीग की अपडेट जो है सारी वो आपको वही मिलने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।